प्रैक्टिकल पे हम एक एग्रीगेशन देख रहे थे, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, वो कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं। तो जिसमें हमने बी टू सी कंप्लीट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे बी टू बी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बी टू बी, कोई आप मुझसे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि बी टू बी क्या होता है? वो कौन सा मतलब सेग्रीगेशन है, वो कौन सी ब्रांच है ई कॉमर्स की जिसको हम बी टू बी बोलते हैं? जी मोइन, सर इसमें बिजनेस टू बिजनेस आ जाएंगे। आपकी सबसे पहले जो हमारे पास आता है मोइन, वो है ई डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है सर जनरल लाइफ में। डिस्ट्रीब्यूटर आप वो होंगे जो हाई लेवल पे मतलब बल्क में जो उनसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटेल शॉप्स पे इस तरह, या होलसेलर अगर जिसको बोलते हैं होलसेलर कह शायद, सकते हैं, होलसेलर ऐसे ही यस। है, जी जो आगे रिटेलर को चीजें सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेते हैं जी अपनी कमीशन। इनको कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, इनको होलसेलर भी बोलते हैं, जी ऐसे ही है। जी। अच्छा, ई डिस्ट्रीब्यूटर आपके ख्याल से क्या हो सकता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर में सर हम ऑनलाइन एक सिंगल हैंडल्डली ओन्ड वेबसाइट होती है जिसकी बैकएंड पे एक कंपनी होती है, ठीक है। अब वो कंपनी बेसिकली आपकी जनरल जो आपका बिजनेस है ई कॉमर्स का, जो कॉमर्स का ट्रेडिशनल कॉमर्स का, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की होती है। अब वो अपनी वो जो प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में सेल कर रही है डिफरेंट बिजनेसेस को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि ऑनलाइन अपना एक स्टोर बना लेता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट बिजनेसेस को। बट यहाँ पे पॉइंट जो समझने का ये है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक एंटिटी होती है, ठीक है। वो अपने साथ अपने बिजनेस में कोई किसी और को शामिल नहीं करता, ठीक है। वो अपनी ही सोल, जैसे कोई अगर आप में से कोई एक बंदा वेबसाइट बनाता है लेकिन वो रिटेल में काम नहीं करता, वो बिजनेस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल में काम करता है, और वो बल्क क्वांटिटी में चीजें डिलीवर करता है, बल्क क्वांटिटी में ही चीजें परचेज करता है, सेल करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। और उसको हम ई डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा किसी एक कंपनी की ही वेबसाइट होती है। उसमें ये अलीबाबा पे तो ये है ना, अमेजोन पे तो ये है कि आप लोग भी जाके अपनी प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकते हो। तो वहां पे मल्टीपल लोग हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, वो रिटेलर भी हो सकते हैं। सो वहां पे कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी नेटवर्क है अलीबाबा या अमेजोन इस वक्त, या ईबे। वहां पे आप मैं सब लोग जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन ई डिस्ट्रीब्यूटर पे ऐसा नहीं है। ई डिस्ट्रीब्यूटर सोली अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, होलसेल में सेल करता है। लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है या जो रेवेन्यू मॉडल है वो सेल्स ऑफ गुड्स है। ये सेल्स ऑफ गुड्स से पैसे कमाते हैं, या एडवर्टीजमेंट से भी लोग पैसे कमा रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स को यूज करते हुए अपनी जो सेल्स है प्रोडक्ट की, ओवर द नेट करता है, ओवर द वेब करता है। दूसरा है जी ई प्रोक्योरमेंट। अच्छा जी, मैं इसमें इनपुट चाहूंगा हमजा शेख। आपको मैंने बेटा अनम्यूट किया जी। हमजा, बहुत सारी कंपनीज है जो जिनके बिजनेसेस लार्ज स्केल पे हैं। इसके अंदर आपको इंटरनेट पे टाटा मोटर्स की, इंडियन टाटा मोटर्स की एक एग्जांपल मिलेगी ई प्रोक्योरमेंट की। तो जैसे जनरल मोटर्स है, जैसे आप हमारा यहाँ पे टोयोटा पाकिस्तान है, अगर उन्होंने लोकल मार्केट से कुछ चीज परचेज करनी है, क्योंकि उनके बहुत लार्ज फंक्शंस हैं, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उनके ऑपरेशन हैं, तो उनको बल्क क्वांटिटी में, या गवर्नमेंट ने कुछ चीज परचेज करनी है, तो गवर्नमेंट का भी बड़ा लार्ज एक स्केल के अंदर एक ऑपरेशन होता है। तो वहां पे कोई छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर चीजें नहीं सप्लाई कर सकता, वहां पे बड़े बिग प्लेयर्स चाहिए होते हैं सप्लाई करने के लिए। तो उस केस के अंदर, और यहाँ पे आपने सिर्फ जो प्रोडक्ट है उनको सिर्फ सेल नहीं करना होता प्रोक्योरमेंट के अंदर, वहां पे आपकी शिपमेंट एंड तक, मतलब आपने एंड तक गोडाउन तक वो चीज पहुंचानी होती है। प्रोक्योरमेंट के अंदर आपका सप्लाई चेन का कंप्लीट प्रोसेस आता है। और यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, जैसे टाटा मोटर्स की मैंने बात की है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना प्रोक्योरमेंट का जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसे ऑनलाइन कर दिया। वो ऑनलाइन ही बिड करते हैं, ऑनलाइन ही वो टेंडर पब्लिश करते हैं,
लोग उसी टेंडर पे ऑनलाइन ही उनकी सिस्टम में जाके बिड करते हैं, वहीं बिडिंग के बाद वो सिलेक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और फिर उसी सिस्टम को यूज करते हुए लोग अपनी चीजों को डिलीवर करते हैं और उनकी इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं, और वहां पे सप्लाई चेन को पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है। सो ये बेसिकली एक किसी ये भी कोई एक सिंगल हैंडेड कंपनी ओन कर रही होती है अपना प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। सो ये एक कंपनी भी हैंडल कर सकती है, एक गवर्नमेंट भी अपना प्रोक्योरमेंट का ई सिस्टम बना सकती है। यहाँ भी बल्क क्वांटिटी में भी चीजें डील होती हैं, ट्रेड होती हैं। इसका मेन मकसद यही है कि राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट सोर्स से चीजें मंगवाई जाए। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे पाकिस्तान मोटर्स है, टोयोटा मोटर्स है, उन्होंने अगर कोई चीज परचेज करनी है, कोई लोकल मार्केट से कोई स्पेयर पार्ट की कोई चीज परचेज करनी है, अब पहली तो उनको ये श्योर होना चाहिए जो हम चीज परचेज कर रहे हैं उसकी राइट प्राइस पे हो, वो प्राइस जो है एक्सकेलेटेड ना हो, वो आर्टिफिशियल प्राइस ना हो, वो प्राइस ओरिजिनल हो, जो जिस प्राइस पे हम वो चीज परचेज कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो, और फिर वो जो होलसेलर है वो इन टाइम हमें, जब हमें वो जरूरत है, वो पार्ट जो है वो हमें डिलीवर कर सके, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेडेड ना हो, और फिर जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होगा वो हमें डिलीवर कर सके। प्रोक्योरमेंट के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ तो आपको क्वालिटी वो नहीं मिलती, या उतनी बड़ी क्वांटिटी में वो चीजें आपकी लोकल मार्केट से में अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से लोग ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जाते हैं कि आप लोगों के टेंडर जो है वो ऑनलाइन इश्यूज होते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं, लोग उन पे बिडिंग करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप टेंडर पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में तो दैट्स उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री चीजें इन्वॉल्व हैं, और वो टाइम टेकिंग है कि टेंडर आप पब्लिश करेंगे, उसके बाद वो बिडिंग होगी, बिडिंग के बाद फिर उस पे मतलब टेंडर खोला जाएगा, फिर एक दिन के लिए सबको जितने भी बिडर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, फिर टेंडर खोला जाता है, फिर उसके ऊपर लोग बोली लगाते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि प्रोक्योरमेंट में आप अगर वो ये काम सारे का सारा यही काम अगर ऑनलाइन कर देते हैं, उसमें चीजें फास्ट हो जाते हैं। उसके बाद राइट सोर्स, ये जो चीजें हमें मिल रही हैं वो स्मगलिंग की तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स की बात हम कर रहे हैं, तो वो जो सोर्स है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वहां पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट के अंदर ये बास ऐसे सिस्टम्स भी हैं कंपनीज ने प्रोक्योरमेंट के उन्होंने बनाए हुए हैं, जो आपने अगर उनके सिस्टम को यूज करना है, क्योंकि बाज औकात जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे ईआरपी सिस्टम्स हैं, अब एक ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाखों डॉलर्स चाहिए। जैसे ओरेकल का ईआरपी है, इसको अगर आप शायद आपके बाद में आने वाले बच्चे ईआरपी पढ़ेंगे अब, ओरेकल ईआरपी पढ़ेंगे। ओरेकल ईआरपी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो ओवरऑल पूरी एंटरप्राइज के फंक्शंस को मैनेज करता है। इसके अंदर आपका एचआर भी आ जाता है, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, इसमें आपका अकाउंट्स भी आ जाते हैं। ईच एंड एवरी फंक्शंस जो होता है वो बिजनेस का, वो एक ईआरपी सिस्टम मैनेज करता है। अब उसमें ईआरपी सिस्टम्स को मैनेज करने के यूज करने के लिए आपको बाज़ औक़ात पैसे देने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं कि वो उसको पूरे का पूरा परचेज नहीं करते, आप कहते हैं जी हम जितना यूज करेंगे उस हिसाब से हम आपको पे कर देंगे। तो यहाँ पे उसका एक टच आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन फी है, ये प्रोक्योरमेंट, अगर आपने कोई प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज करना है तो आप क्या करेंगे कि अपना टेंडर उस पर डालेंगे, जितनी देर के लिए आप उसका प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज करेंगे या जो जितनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन फी आप उनको पे करेंगे। इसके लिए लाइसेंसेस भी आपको मिल जाते हैं एनुअली, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो बाज कंपनीज ने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स की, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स की सब्सक्रिप्शन भी ली होती है, मेंबरशिप भी ली होती है। यहाँ पे वो जो पैसा अर्न कर रहे होते हैं ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम वाले, वो सेल ऑफ गुड्स से नहीं हासिल करते बल्कि ट्रांजैक्शन से हासिल करते हैं, ट्रांजैक्शन फी। और क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, जितनी बड़ी क्वांटिटी की डील होगी, जितनी बड़ी क्वांटिटी की एक ट्रांजैक्शन होगी, उतनी ही यहाँ पे वो कमीशन ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बल्क क्वांटिटी स्केल यहाँ पे बड़ा मैटर करता है। तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जितनी भी बैकएंड पे कंपनीज हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर बेचती हैं
डिफरेंट कंपनीज को, और उसके थ्रू वो अपना पूरा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जो दूसरी कंपनीज है वो मैनेज कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्सचेंजेस। अच्छा, एक्सचेंज काफी हद तक आप लोगों के ने अभी आज की दुनिया के अंदर एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, ये बहुत थोड़ी रह गई है अभी इंडस्ट्री के अंदर। ये समझ ली इसी तरह था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप का इंडस्ट्री का कोई एक बंदा ओन करता है, ठीक है। सो इंडस्ट्री की, और यहाँ पे कोई वर्टिकल ग्रुप्स बनते हैं, वर्टिकल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरी इंडस्ट्री स्टील की इंडस्ट्री का एक ग्रुप है, और वो कोई एक उस ग्रुप को ऑन करता है, एडमिन है उस ग्रुप का, कोई एक इंडिविजुअल है। इसी तरह पॉलीमर इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, स्क्रैप की इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है। तो जितनी भी आपकी एक, और ये ऐसी मार्केट प्लेस है जो एक प्रोडक्ट में डील करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एक्सचेंज अगर आपकी मोबाइल मार्केट की है तो उसी के अंदर आप स्क्रैप को भी डील कर लें, उसी के अंदर आप रियल एस्टेट को भी डील कर लें, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट की अपनी एक्सचेंज होगी, मतलब उसका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, स्टील की इंडस्ट्री का अपना होगा, लेकिन ये ओन कौन करेगा? ये कोई इंडिपेंडेंट कोई एक बंदा कर रहा होगा, सिंगल हैंडेडली वो इसको एक्सचेंज को यूज कर क्रिएट करेगा और यूज करेगा। अब ये भी ट्रांजैक्शन जो लोग आपस में करते हैं स्टील की, अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप के एक्सचेंज की एग्जांपल दूं तो होती तो ये वेबसाइट है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूं आपके सोशल मीडिया के साथ, व्हाट्सएप के साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसी वेबसाइट थी जो किसी एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल होल्ड करता था, और यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट को डील किया जाता था। कि अगर एक वेबसाइट है, अगर आपने ये देखना हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैंने स्टील के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर्स हैं, अगर मैंने उनसे डील करना है तो वो कौन सी वेबसाइट है? वो भी एक वेबसाइट होगी जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान स्टील की इंडस्ट्री के से रिलेटेड बड़े बड़े नाम होंगे। तो आप वहां पे जाके उस वेबसाइट के ऊपर उनके साथ डील कर सकते हैं, और जो भी आप डील करेंगे उसकी जो कमीशन होगी, जो ट्रांजैक्शन होगी, वो चार्ज करेगी वो वेबसाइट। ट्रांजैक्शन फी यहाँ पे लो होती है ताकि लोग परचेजिंग कर सकें या सेलिंग कर सकें। अच्छा, एक्सचेंजेस के अंदर प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि एक ही इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, सारे के सारे जितने भी सप्लायर्स हैं या सारे के सारे जितने भी बायर हैं वो किसी एक ही इंडस्ट्री से बायर करते हैं, एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है कोई मोबाइल एसोसिएशन का। जी हमजा, मैंने आपको अनम्यूट किया जी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके जितने भी इसमें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं लेकिन वो सिंगल हैंडेडली एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर शुगर के पाकिस्तान के अंदर 10 बड़े सप्लायर्स हैं तो वो 10 के 10 किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हैं, और वहां पे अगर वो अपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके उनके दरमियान कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, और उस कंपटीशन की वजह से प्राइसेस लो हो जाएंगे। और यही वो वजह है जो एक्सचेंजेस के खत्म होने की वजह बनती हैं। एक्सचेंजेस खत्म हो रही हैं इंडस्ट्री से क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना टफ होता है, बड़े प्लेयर्स होते हैं तो एक दूसरे को डाउन करने के लिए प्राइसेस को लोअर करते रहते हैं, और एट दी अल्टीमेटली आपकी प्राइसेस इतनी लो हो जाती हैं कि आप कंपीट ही नहीं कर सकते प्राइस के ऊपर। सो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, बहुत यहाँ पे क्वांटिटी लाखों में नहीं होती सप्लायर्स की, यहाँ पे हजारों में नहीं होती, शायद 100 हंड्रेड्स के अंदर वो सप्लायर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वो डील कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी इंडस्ट्री कंसोर्शिया। अच्छा, इंडस्ट्री बेसिकली यहाँ पे जो अभी बात कर रहे थे आप लोग एसोसिएशन की, वो यहाँ पे फिट इन होती है। जैसे कोई एक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, उसका कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो एक्सचेंज या एक एक्सचेंज थी जो कोई एक बंदा डील कर रहा था। अब वहां पे कंपटीशन होने की वजह से, क्योंकि वो कंपटीशन को कंट्रोल तो एक बंदा नहीं कर सकता कभी भी, तो उसकी वजह से प्राइसेस लो हो गई। तो अब इंडस्ट्री ने क्या किया कि एक अपना एसोसिएशन बना के उसके थ्रू उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। तो ये भी वर्टिकल मार्केट प्लेस होती है, यहाँ पे किसी एक ही प्रोडक्ट में डील किया जाता है, लेकिन ये ओन करता है इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये कोई एक बंदा ओन नहीं कर रहा होता।
जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आपकी एक इंडस्ट्री के अंदर जो एसोसिएशन है वो तय करती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। लेट्स सपोज गुजरांवाला के अंदर अगर स्क्रैप इंडस्ट्री है तो उसकी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, तो एसोसिएशन जो ग्रुप मैनेज करेगी व्हाट्सएप का, वो इंडस्ट्री कंसोर्शिया कहलाएगा। कि यहाँ पे आप लोग पूरी इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर हैं वो मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, ताकि सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनमें कंपटीशन की वजह से किसी को लॉस ना हो जाए। और लॉस जैसे कि एक्सचेंज में लॉस होने का डर था कि वहां पे जितने बड़े प्लेयर्स थे वो एक दूसरे को डाउन करने के लिए प्राइसेस लो करते थे और एट द एंड वो सबको लॉस हो जाता था। तो यहाँ पे लॉस को कंट्रोल करने के लिए, कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए एसोसिएशन बना दी गई है। जैसे गुजरांवाला में अभी मैरिज हॉल एसोसिएशन है, तो उनके कुछ रूल्स हैं, वो सारे मैरिज हॉल्स या जितनी भी मार्केट हैं वो सारी के सारी वो लोग फॉलो करते हैं। और उन्होंने वो कुछ एसओपीज हैं या जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो कोई फॉलो नहीं करता तो उनको फाइन किया जाता है उसके ऊपर। सो एसोसिएशन के वो जो रूल्स हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं या जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको नुकसान ना हो। तो आप में से अगर किसी को थोड़ा बहुत इसके बारे में कोई आइडिया है तो कोई क्या वो शेयर करना चाहेगा? रेज योर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑन करती है। उसके अलावा अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, अगर किसी ने कोई चीज एक्सपेरिमेंट करना है इंडस्ट्री के अंदर, तो बजाय कि कोई एक बंदा एक नई प्रोडक्ट में कोई एक्सपेरिमेंट करे, तो एसोसिएशन क्या करती है, वो पूलिंग करती है पैसों की, और एसोसिएशन की बेस के ऊपर वो चीज ट्राई की जाती है कि अगर लेट्स सपोज जैसे मार्केट्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इंडस्ट्री ने क्या किया, पहले खुद एक मार्केट लगा के देखी क्या वाकई लोग इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर लोग अट्रैक्ट होते हैं, अगर ये आइडिया काम कर जाता है, तो फिर जितने भी प्लेयर्स है वो वन बाय वन खुद उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो रेगुलेशंस हैं वो पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम होते हैं और इंडस्ट्रीज इनको फॉलो करती हैं। सो यहाँ पे वो व्हाट्सएप ग्रुप जो इंडस्ट्री के एसोसिएशन ओन करती हैं प्राइसेस को मैनेज करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ पे फिट इन होते हैं कि इंडस्ट्री कंसोर्शिया उनको कहा जा सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना ही पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनको अपने सिस्टम की एक्सेस दे देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं कि आप हमारे सिस्टम में लॉग इन करें, अपना अकाउंट बनाएं, लॉग इन करें और देखेंगे जी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज कितनी सेल हुई हैं, कितनी इन्वेंट्री बाकी है, कितनी नेक्स्ट प्रोजेक्शन है कि आपको कितनी चीजें किस स्टोर के अंदर पहुंचानी चाहिए। वॉलमार्ट का आपने बिजनेस नेटवर्क जो है वो लाजमी देखना है इस हेडिंग के अंदर कि वॉलमार्ट ने अपनी सप्लाई को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। कि जितनी भी बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं वो उन लोगों का अपना एक नेटवर्क होता है, जैसे वॉलमार्ट का है या कोक का है, कोक का बड़ा जबरदस्त एक नेटवर्क, कंपनीज उन्होंने अपने अपने नेटवर्क डेवलप किए हुए हैं, ईआरपी सिस्टम्स यूज कर रही हैं वो कंपनीज। तो उनमें क्या होता है कि उनके अपने कंप्यूटराइज सिस्टम है, टोटल आपकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपकी सेल्स मार्केटिंग तक हर चीज ऑटोमेटेड है। और उनके जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने अपने नेटवर्क की अपने सप्लायर्स को एक्सेस दी हुई है। अब वो सप्लायर्स क्या करते हैं, उनके सिस्टम में लॉग इन होते हैं और देखते हैं कि जी हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है जो इस कंपनी को चाहिए, जिसकी सप्लाईज जो हैं वो कम हो रही हैं या जिसकी सप्लाईज की इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पे वॉलमार्ट की एग्जांपल मैंने कहा है, आप लोगों ने जरूर देखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सिंगल फॉर्म प्राइवेट नेटवर्क भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कंपनी, जैसे वॉलमार्ट है, एक ही कंपनी का अपना पूरा नेटवर्क है, वो किसी और कंपनी को उसमें शामिल नहीं करती। तो सिंगल हैंडेडली, जैसे कोको कोला पाकिस्तान है, उनका सारे का सारा नेटवर्क अपना है, उनके प्रोडक्शन लेके उनकी सेल्स तक सारी चीजें ऑटोमेटेड है और थ्रू इंटरनेट लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं। उनके जो होलसेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ओवर द इंटरनेट उनके साथ कनेक्टेड हैं और उनकी वो सारी की सारी जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं या अपन जितने भी अकाउंट्स हैं वो मैनेज करने ओवर द इंटरनेट। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री वाइड प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, जैसे कोई एक प्लेयर बहुत बड़ा बन जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कोक पाकिस्तान है या वॉलमार्ट है। अब वॉलमार्ट क्योंकि ये वॉलमार्ट के मुकाबले पे, कंपटीशन पे
इंडस्ट्री ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क शुरू किया था। सबसे पहले वॉलमार्ट ने इंडस्ट्रियल नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क अपना डेवलप कर लिया। हजारों सप्लायर उसके साथ, उसके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे। अब जो वॉलमार्ट इतना बड़ा जॉइंट बन गया तो उसको केटर करने के लिए या उसको कम्पीट करने के लिए बाकी के जितने प्लेयर्स थे जो इसी सेम इंडस्ट्री से डील कर रहे थे, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना लिया, जिसमें वॉलमार्ट और सीयर्स की एग्जांपल यहाँ पे दी जाती है। सीयर्स इसका एक कंपेटिटर है वॉलमार्ट का। अब सीयर्स ने क्या किया कि वहां पे जितने भी छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रियल नेटवर्क थे, जो छोटे नेटवर्क थे, उनको मिला के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क बना दिया जो कि कंपीट करेगा वॉलमार्ट को, क्योंकि कम वॉलमार्ट का इंडस्ट्री शेयर जो मार्केट शेयर है वो 90% वॉलमार्ट के पास है, 10% बाकी लोगों के पास है। तो बाकी लोगों ने भी फिर अपना जो इंडस्ट्री नेटवर्क है वो डेवलप करके इंटीग्रेट करके एक ही इंडस्ट्री वाइड नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क बना लिया। इसकी एग्जांपल से तो इसी तरह ले ले कि जैसे एक सिंगल फॉर्म प्राइवेट नेटवर्क इसी तरह है जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके सारे सप्लायर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, तो वो अकेली ही उसी कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स में डील करती है और अपने ही सप्लायर में डील करती है। दूसरा है इंडस्ट्री वाइड प्राइवेट नेटवर्क, इंडस्ट्री नेटवर्क, जो इंडस्ट्री वाइड आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके इंडस्ट्री के सारे जो सप्लायर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं वो सारे के सारे वहां पे एडेड होते हैं। तो इसकी ये है जी प्राइवेट इंडस्ट्री नेटवर्क्स। लास्ट इसके बाद हमारा एक बचता है जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री अभी एग्जिस्ट करती है जो OLX है या hafizcenter.com है। तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा OLX वगैरह का। तो मुझे कोई खुद से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि ये अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ऐड देते हैं, जैसे पार्कविल भी इसकी एग्जांपल है। तो कस्टमर ही वहां से दूसरा भी जो देखने वाला है, जो वहां पे उसके ऊपर अपनी एक राय बनाने वाला बंदा है, वो भी एक कस्टमर ही है। वो कस्टमर क्या करेगा, वहां से चीजों की डिटेल देखेगा, अगर उसे वो पसंद आती है तो वो कांटेक्ट करेगा कस्टमर के साथ और एक तयशुदा प्राइस के ऊपर वो चीजें सेल हो जाएंगी। आप मुझे हिना ये बता सकते हैं कि OLX को कमीशन चार्ज करता है इसके ऊपर? करता है, ठीक है, तो फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जी अल्लाह, आपको मैंने अनम्यूट किया। आप अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक्स को लिस्ट कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं और उन ऐड पे आपको लोग कांटेक्ट करते हैं और आपकी गाड़ी सेल हो जाती है। यहाँ पे पार्क व्हील्स कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहा आपकी गाड़ी के सेल होने पे, बट अगर आपने कोई प्रीमियम ऐड लगाना है तो आपको उनको पैसे पे करना। प्रीमियम ऐड का मुराद क्या है कि उनके फर्स्ट पेज के ऊपर आपका ऐड शो होगा। सर ऐसे ही वो OLX पे है फीचर्स ऐड। बिल्कुल, OLX भी ऐसे ही मानता है। अब पार्क व्हील्स ने इसके अलावा भी पैसे अर्न करने शुरू किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक पूरा एक ई स्टोर भी साथ लॉन्च कर दिया, जहां पे आप डिफरेंट गाड़ियों के यूज प्रोडक्ट्स या न्यू प्रोडक्ट्स। तो पार्क व्हील्स ने एक और सर्विस भी शुरू की जिसमें गाड़ियों की, जिसने अगर गाड़ियां परचेज करनी है, सेल करनी किसी बंदे ने, तो वो अपनी गाड़ी की एवेल्युएशन करवा सकता है उनसे। मैंने एक गाड़ी परचेज करनी है, मैंने पार्क व्हील से देखा, गाड़ी मुझे पसंद आई है। अब बजाय कि मैं ब्लाइंडली जाके वो गाड़ी परचेज कर लूं, मैं क्या करूंगा जी, पार्क व्हील्स को कहूंगा जी मेरे बिहाफ पे आप उस गाड़ी को वैल्यूएट करें, जो वैल्यूएशन फी होगी मैं आपको पे कर दूंगा। उसका फिर ये मसले मसाइल है, ये फॉल्ट है, ये है। तो उसका फायदा ये होगा कि आपका एक जो डिसीजन होगा वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होगा, आपको पता होगा बाकी पार्क व्हील्स का। इसके अलावा वो और बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है जहां से वो पैसा एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब चैनल भी है उनका जिन पे वो गाड़ियों के रिव्यूज करते हैं। अच्छा, जब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं क्योंकि आई नो हिम, सुनील मंच जो ऑनर है उसका, 2009 में जब इसने स्टार्ट किया तो लोग इसको कहते थे ये बेवकूफ है, कि ये लोग दुनिया में मतलब शायद गाड़ियां से यहाँ पे तो लोग ऑनलाइन का तो तस्वीर भी नहीं था उस वक्त, तो 2009-10 के राउंड। तो इसने शुरू किया था सिर्फ एज अ फन, ये लम्स का ग्रेजुएट था, इसने बस एक फन के तौर पे एक वैसी वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे जो गाड़ियों के लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो कार लवर्स हैं,
उनका एक वहां पे एक प्लेटफॉर्म हो जो आके एक दूसरे के साथ बात कर सकें और अपने अपने व्यूज शेयर कर सकें, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें गाड़ियों के। बट वो बढ़ता बढ़ता उसमें इतना ज्यादा वो स्टार्ट तो एक शौक से हुआ था, बट उसने उसको आगे लेके गया और वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है पार्क व्हील्स की भी, पिछले 10 साल के अंदर ये डेवलप हुआ है। सुनील मंच का एक अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे वो लाखों रुपया कमा रहा है। उसमें भी वो वीडियोस अपलोड करता है और वीडियोस की बेस पे भी उसे अच्छा खासा पैसा आ रहा है। अच्छा, मैंने यह कहा था कि इस क्लास के अंदर हम लोग वीडियोस चैनल बनाना भी सीखेंगे, यूट्यूब चैनल बनाना, और उसको कैसे आप लोगों ने रन करना है, कैसे आप उस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी वो सेट ऑफ प्लान आते हैं, जो हम वो स्टेप प्रोसेस आते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। ये स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये वो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आप ई कॉमर्स को यूज करने के लिए या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुसने के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वो 3-4 किस्म की होती है। नंबर 1, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसे नाम से पता चलता है कोई यूनिकनेस की एक चीज है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट करती है डिफरेंट प्रोडक्ट से, तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इजीली सर्वाइव करते हो। इसमें अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने के लिए या स्टैंड आउट करवाने के लिए लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे पर्सनलाइजेशन है। प्रपोजल का रिप्लाई नहीं आएगा बेटा, आज मार्क्स अपलोड होंगे। पर्सनलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था कि आप पर्सनलाइज किस्म की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग ऑर्डर बेस पे आपसे चीजें बनवा सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। जैसे HSY है, HSY की से अगर किसी ने कोई अपने कोई चीज डिजाइन करवानी है तो वो उसकी एक अलग ही पर्सनलाइज किस्म की एक चीज डिजाइन करके देगा और वो HSY के पास ही होगी, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट का एक एज है, यूनिकनेस है उसके पास। कस्टमाइज्ड, आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर चीजें चेंज करने की इजाजत दे देते हैं कि आपको इस हद तक चीजें चेंज की जा सकती हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। आप लोग पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। आप अपनी प्रोडक्ट को, जैसे जे डॉट है, जे डॉट ने सिर्फ पाकिस्तान में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया, ओवर द इंटरनेट, ओवर द वर्ल्ड उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। कि आप ग्लोबल इंडस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करते हो और अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हो। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाते हो, आपके पास जो यूजर डेटा वेबसाइट पे आ रहा होता है, यूजर किस तरह की प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, यूजर की क्या एक्सपेक्टेशंस है किसी प्रोडक्ट से, आप उस डेटा को यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना सकते हैं। इसमें कमोडिटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप सिर्फ प्राइस पे compete कर रहे होते हो। आपकी प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट सेम क्वालिटी की होती है, सेम ईच एंड एवरीथिंग सेम, बट प्राइस में आप compete कर रहे होते हो। बाद औक़ात आपकी प्राइस जैसे चाइना कर रहा है, वर्ड फाइल में पेजेस भी बनाई है, मुझे कोई इशू नहीं है कि आपने किस में असाइनमेंट बनाई है। डिफरेंस पे डील कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी की बहुत अच्छी नहीं है। एक वक्त आएगा कि आप प्राइसेस के ऊपर डील करना बंद कर देंगे, मतलब compete करना खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका प्राइस जो प्रॉफिट है वो डैमेज होगा प्राइस कम करने से। तो क्या होता है कि अगर आप प्राइस लीडर है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप प्राइस के ऊपर compete तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो कंपनीज है वो भी अपने प्राइसेस को लोअर करना शुरू कर देंगी। तो एक टाइम आएगा कि वो आपके लेवल तक मीट कर देंगे, फिर आपको अपनी प्राइस और गिरानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कमोडिटाइजेशन का कोई आइडिया इतना अच्छा नहीं है ई कॉमर्स के अंदर। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी कोई शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। और उसके बाद है स्ट्रेटजी ऑफ कॉस्ट कंपटीशन। कॉस्ट के अंदर ये है, यहाँ पे आपके पास जैसे कोक है या पेप्सी है, इनके पास फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, उनकी जो एक्सेस है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर उनके पास ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस या ऑपरेशंस या कॉस्ट इफेक्टिव जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी एक्सेस ना रहे, तो वो अपना जो एज है, कंपैरेटिव एज है, वो लूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी ऑपरेशंस का पता चल गया किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के, कि वो बहुत आसान तरीके से और बहुत सस्ते तरीके से चीज प्रोड्यूस की जा सकती है, तो आप उस को लेके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टोर को बना सकते हैं। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करती है लोगों के लिए और बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है स्कोप स्ट्रेटजी।
स्कोप स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप बिगर मार्केट्स के अंदर अपने आप को लॉन्च कर देते हो। बिगर मार्केट के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर होता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को बहुत तरीके से प्लान करना पड़ता है कि आप सस्टेन कैसे करना है इतनी बड़ी मार्केट के अंदर। अगर आपने ग्लोबल मार्केट के अंदर जंपिंग किया है तो वहां डेफिनेटली फोकस स्ट्रेटजी ये है कि आप किसी एक निश मार्केट के अंदर फोकस करते हैं, उसको डील करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो निश मार्केट होती है वो बहुत एक प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे होते हैं और किसी एक छोटे से सेगमेंट में डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन बहुत लो होता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव ग्रो करने के भी चांसेस लो होते हैं, क्योंकि आपके पास जो परचेजर्स है वो भी थोड़े हैं और कस्टमर भी थोड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बड़ा थोड़ा होता है तो आप सर्वाइव कर जाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरू के अंदर अगर आप फोकस स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, जैसे अमेज़न आया था, अमेज़न की जो स्टार्टिंग स्ट्रेटजी थी फोकस स्ट्रेटजी थी, उन्होंने सिर्फ बिजनेस किया था बुक्स के ऊपर, बुक स्टोर था। उसके बाद फिर उसने अपने आप को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लेके गया और स्कोप की उसने स्ट्रेटजी अपनाई कि उसने अपना स्कोप बड़ा कर लिया, ज्यादा प्रोडक्ट्स, बड़ी मार्केट। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी लिखनी होगी जो अपने मुझे, अच्छा ये जो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया ये हमारा थ्योरी के हवाले से लास्ट टॉपिक था, और ये टॉपिक आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सारी की सारी इसके ऊपर बेस करेगी। आपने अपने जो ई कॉमर्स स्टोर बनाना है उसका एक बिजनेस मॉडल बनाना है और एक बिजनेस स्ट्रेटजी आपने बना के मुझे देनी है। ये 9 से 10 पेजेस की होगी। अभी से बनाना शुरू कर दोगे, ताजा पड़ी है, खुद बनाओ। जो चीज नहीं आती समझ, डू लेट मी नो, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो आज की क्लास